फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसाइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इस समय हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी एनएचएम से जो वैकेंसी निकली हुई है लैब टेक्नीशियन की, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की, और साथ में सीबी नेट टेक्नीशियन की भर्ती निकली हुई है, और ब्लड बैंक के भर्ती निकली हुई है, तो ब्लड बैंक टेक्नीशियन की। तो फ्रेंड्स, इसमें जो डिग्री है वो सेम लगभग है। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो बात करें तैयारी की, तो हम 13 एमसीक्यू यहाँ पे हल कर चुके हैं अपने लेक्चर में, और 13 एमसीक्यू में प्रत्येक एमसीक्यू में 50 प्रश्नों को हल किया है। ये जो एमसीक्यू हैं आपके हेमेटोलॉजी से, साइटोलॉजी से, हिस्टोलॉजी से और माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित है। जो आपका लास्ट लेक्चर आया था वो आपका हेमेटोलॉजी से संबंधित था। तो फ्रेंड्स, प्रश्न तो हम बहुत सारे कर चुके हैं, लेकिन जब हम सिलेबस को देखें तो सिलेबस में आपका एक पॉइंट था स्पुटम एग्जामिनेशन। इसके स्पुटम एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछा गया था कि इनका जो कलर वेरिएशन होता है वो किस किस डिजीज़ को इंडिकेट करता है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, एक सेपरेट लेक्चर को ले आए हैं स्पुटम एग्जामिनेशन का, क्योंकि आप पूरा डिटेल स्पुटम एग्जामिनेशन पढ़ के जाइए, पेपर में प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्पुटम एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर हमारा आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपको ये फायदा होगा कि वहाँ पे जो क्विज पोल लगाए जाते हैं वो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। सीधे सीधे आप ये भी कर सकते हैं कि आप परीक्षा के लिए कितना तैयार हैं वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप उसमें आपका जो ऑप्शन होते हैं उनको टिक करने के लिए भी उसमें ऑप्शन आता है। तो इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे अभी हम स्पुटम एग्जामिनेशन का लेक्चर ले रहे हैं, तो लेक्चर लेने के बाद जस्ट हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो आपका स्पुटम एग्जामिनेशन जो भी प्रश्न बन रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, वहाँ पे अपलोड करेंगे। तो ये इससे क्या होगा कि आपका जो तैयारी है और बेहतर हो जाएगा। इसलिए हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हम नए हैं चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और इससे प्रोत्साहन मिले और हम आपको लिए और अच्छे अच्छे लेक्चर्स ला सकें। ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्पुटम एग्जामिनेशन के बारे में अब थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम यहाँ पे ओवरव्यू करने वाले हैं, जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला बात हम इसमें देखेंगे इंडिकेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि कलेक्शन ऑफ स्पुटम, यानी कि आप स्पुटम का कलेक्शन कैसे करते हैं। यानी कि अगर आपके पास मरीज आया है तो उस स्पुटम सैंपल का कलेक्शन कैसे करेंगे, प्रिजर्व कैसे करेंगे। ठीक है, और अगर आपको सैंपल ट्रांसपोर्ट करना है, यानी कि आपके पास कलेक्शन सेंटर है तो उसको आपको लेबोरेटरी पे भेजना होगा, तो उसका ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से करेंगे, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कौन कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी होंगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सैंपल जब हमारे लैब पे पहुंच जाएगा तो इसका एनालिसिस होगा। तो इसमें दो तरीके से एनालिसिस होते हैं। पहला आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपकी फिजिकली जैसे कि कलर देखेंगे, उसका कलर क्या है, उसका अमाउंट क्या है, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके फिजिकल एग्जामिनेशन में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो एग्जामिनेशन होता है आपका माइक्रोबियल एग्जामिनेशन होता है। अब माइक्रोबियल एग्जामिनेशन में हम इसमें फर्दर 3 भाग करते हैं। पहला तो आपको यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग लगाएंगे। ठीक है, दूसरे बाद में इसमें हम क्या करेंगे, कल्चर लगाएंगे, और साथ साथ में यहाँ पे हम सेंसिटिविटी टेस्ट भी कर लेते हैं। और तीसरा जो आपका एग्जामिनेशन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन होता है आपके स्पुटम के लिए। ये होता है एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए, जो कि टीबी के लिए हम इसका एग्जामिनेशन करते हैं। तो इस एग्जामिनेशन में हम मतलब कि एसिड फास्ट बेसिलाई को हमें अगर देखना है तो इसको हम 3-4 मेथड यूज करते हैं। अगर आप जेडेन स्टेन कर रहे हैं या फिर एफबी स्टेन का यूज कर रहे हैं, फ्लोरेसेंट स्टेन का भी यूज कर सकते हैं। और फिर कल्चर का जो कल्चर है वो जो इसका मेन कल्चर होता है, यानी कि आप बेसिलाई के लिए जो बेटर कल्चर होता है उस कल्चर के द्वारा भी इनका कल्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगर कमर्शियल ऑटोमेटिक कल्चर सिस्टम करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका और बेटर से बेटर रिजल्ट देगा। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, जब हमारे पास अगर हमको पता चल जाता है कि हमारे पास यहाँ पे जो बेसिलाई है वो प्रोमिनेंट है, तो उसको क्या करते हैं, हम पीसीआर रिएक्शन का टेस्ट लगवाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, मॉलिक्यूलर टेस्ट होता है। इसके द्वारा हमें छोटे छोटे उसके जो प्रतिलिप हैं वो पता चल जाते हैं कि हमारे जो बॉडी है उसमें कितने से बेसिलाई प्रेजेंट हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो एग्जामिनेशन के ओवरव्यू हो, ये इतना चीज़ें हमको इतने प्रोसेस करने होते हैं। तो चलिए एक एक प्रोसेस को हम देखते हैं और समझते चलते हैं और अपने एग्ज़ाम को और भी बेहतर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडिकेशंस में बात करें तो पहला स्मेयर आपका बनेगा। अगर कल्चर करेंगे, स्मेयर बनेगा और कल्चर करेंगे, तो इसमें क्या आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें यही आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो सैंपल है इसमें कॉजेटिव एजेंट क्या है, जो बीमारी हमको हुई है वो किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा हुआ है। ठीक है, ये हमारा जो फैल रहा है वो किसके द्वारा फैल रहा है इन्फेक्शन। जैसे आपका निमोनिया हो सकता है, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ठीक है, फंगस इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके द्वारा ये सेपरेट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे कार्सनी HIV हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें थोड़ा सा साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन में, यानी कि इनके हम सेल को देखते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, मैलिग्नेंट सेल दिख सकते हैं, कैंसर वाले सेल दिख सकते हैं हमको। ठीक है, वायरल इंड्यूशन हो सकता है और एबिसोसाइटोसिस हो सकता है। ठीक है,
एफोसाइटोसिस देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें साइटो एग्जामिनेशन की, तो इतना ज़्यादा हम लोग इसको प्रीफर नहीं करते हैं। सबसे पहले इंडिकेशन में हम माइक्रोबायोलॉजी में इसका एग्जामिनेशन करते हैं, वहाँ से हमको लगभग 70% रिजल्ट आ जाते हैं। कभी कभी किस केसों में हमें जो साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कलेक्शन ऑफ स्पुटम की, यानी कि आप जो आपका स्पुटम है उसका कलेक्शन कैसे करेंगे। आगे अगर आपके पास मरीज आया है तो फ्रेंड्स सबसे पहले बता दें कि आपको ये जो सैंपल होता है स्पुटम का, ये मॉर्निंग का होना चाहिए, ठीक है। सुबह सुबह का आपका सैंपल होना चाहिए और ठीक है डीप कफिंग का होना चाहिए। डीप कफिंग मतलब क्या होता है कि पहले जैसे आप जैसे इस तरह से खांसे ऐसे करके तुरंत आपके कफ आया उसको नहीं ले लेंगे। डीप कफिंग मतलब अंदर से इसको खांसेंगे, ठीक है, अंदर से खांसी आए उसके बाद में जो हमें स्पुटम मिलता है उस सैंपल को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आपके जो हम पेशेंट है उसको खांसी नहीं आ रही है किसी वजह से, तो इसमें कुछ बातें हम क्या कर सकते हैं। इंड्यूसिंग ऑफ स्पुटम कैन बी डन बाई 15% NaCl एरोसॉल स्प्रे या फिर प्रोपाइलिन ग्लाइसोल ऑफ 20 मिनट्स, ठीक है, या फिर न्यूमलाइजर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, हाइपरटोनिक सलाइन या फिर डिस्टिल वाटर का। इस तरह से आप अगर उसको कफिंग नहीं हो रहा है तो इन केस में इस चीज़ों को अपना सकते हैं, ठीक है। जैसे एरोसॉल स्प्रे का उपयोग कर सकते हैं, नेमुलाइजर हाइपोटोनिक सलाइन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब करते हैं कि अगर आप यहाँ पे कलेक्शन कर रहे हैं तो ठीक है डीप कपिंग हो गया, तो आप इसको कलेक्ट किस में करेंगे। कोई बर्तन होना चाहिए, कोई पात्र तो होना चाहिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि ड्राई वाइड सूखा होना चाहिए, ड्राई वाइड माउथ यानी कि इसका जो माउथ है यानी कि ऊपर का जो भाग है वो क्या होना चाहिए, वाइड होना चाहिए, ठीक है। ये कंटेनर हम लेंगे, ड्राई वाइड माउथ का एक कंटेनर लेंगे जो कि कैपेसिटी उसकी कितनी होनी चाहिए, 25 ml की कैपेसिटी इसकी होनी चाहिए। कम से कम 25 ml इसमें स्पुटम आ सके, ठीक है। अभी 25 ml फ्रेंड्स पूरा स्पुटम नहीं होता है, इसको हम प्रिजर्व करते हैं यहाँ पे। जब लेबोरेटरी में भेजते हैं तो कुछ रिएजेंट भेजते हैं ताकि हमारा जो स्पुटम है वो बाहरी चीज़ों से कंटामिनेट ना हो पाए। इसीलिए हम जो कंटेनर लेते हैं कम से कम 25 ml का लेते हैं, ठीक है। ये जो आपका कंटेनर है वो लीक प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इसका जो ब्रेक रेसिडेंट होना चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है डेसिकेशन का, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे 3 बातें को ध्यान रखिएगा कंटेनर में, ठीक है। तो ये प्रकार का आप कंटेनर लीजिएगा, ठीक। अब क्या हुआ, आपके पास सैंपल आ गया है। अगर आपके पास लैब आपके पास नहीं, आपके पास एक कलेक्शन सेंटर है, तो इन केस में आपको सैंपल को भेजना होता है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स सैंपल शुड बी इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट टू लेबोरेटरी एज सच इफ नियर बाई इफ डिस्टेंट लेबोरेटरी ट्रांसपोर्ट इन 25 ml ऑफ फॉलोइंग सोल्यूशन। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे जो सैंपल है उसको भेजना है, तो अगर लेबोरेटरी आपके पास बहुत नज़दीक है तो इसको तुरंत क्या करिए, भेज दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास दूर है आपका लेबोरेटरी या फिर किसी कारणवश आप तुरंत उसको नहीं भेज पा रहे हैं, तो उसको 25 ml का जो सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है उसको डाल के भेज सकते हैं, ठीक है। पहला है एन एसिटाइल पेरिडियम क्लोराइड 5 ग्राम इसका होगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड 10 ग्राम होगा और डिस्टिल वाटर 1 लीटर होगा। इन रेशियो में इनको क्या करते हैं, बना के 25 ml करके हम इनको क्या कर देते हैं, भेज देते हैं, ठीक है। इफ स्पुटम इज अलाउड टू स्टैंड विदाउट मीडियम, यानी कि कह रहा है कि अगर आप इसको जो मीडियम आप यहाँ पे दे रहे हैं इसको नहीं अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या दिक्कत होता है कि जो आपका बैक्टीरिया है, जो फालतू बैक्टीरिया है आपके, ठीक है, जो आपके थ्रोट से या फिर कैविटी के द्वारा यहाँ पे फैल जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होंगे, सेपरेट होने लगेंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ फैलने लगेंगे, स्प्रेड होने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या करना होगा, जो आपका ये सैंपल कलेक्टर का प्रिजर्वेटिव है उसको क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ दूसरे पॉइंट्स की। लिखा है यहाँ पे डू नॉट रेफ्रिजरेट इन एनी केस, यानी कि आपका जो यहाँ पे सैंपल है उसको ज़्यादा देर तक क्या इसको आप रेफ्रिजरेट नहीं करिए, ठीक है। चलिए बात हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पे आप जो सैंपल आपका उसको क्या करेंगे, थोड़ा एनालिसिस करते हैं इसका, ठीक है। तो सैंपल में क्या एनालिसिस करते हैं, इसमें आपका फिजिकल अपीयरेंस पहले बात देखेंगे आप, फिजिकल जो चीज़ें हैं उनको देखें। तो फिजिकल में सबसे पहला फ्रेंड्स हम जो देखते हैं वो कलर ही होता है, ठीक है। कलर से हम बहुत सारे डिजीज़ को पहचान सकते हैं कि कौन सा डिजीज़ है। तो अगर हमारे जो स्पुटम सैंपल है उसमें अगर ब्लडी कलर का आ रहा है, आपको रेडनेस उसमें दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इनके साथ इसको कहते हैं हेमोपाइटिस कहते हैं, ठीक है। हेमोपाइटिस में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन कौन से किसके डिजीज़ को कर सकते हैं, पल्मोनरी टीबी, लंग एब्सेस के केस में हो सकता है,
ब्रोंकोकाइटिस के केस में होता है, ब्रोंजनिक कार्सिनोमा के केस में होता है, कैंसर का केसेस होता है फ्रेंड्स, ठीक है। मिट्रल स्टेनोसिस हो सकता है और पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन केस में आपका जो सैंपल है वो ब्लडी हो सकता है, इसमें ब्लड आ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे रस्टी कलर किन केस में होता है। तो फ्रेंड्स जो रस्टी कलर होता है वो अधिकतर जो आपका माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, जैसे निमोनोकोकल लोब्रा निमोनी, ठीक है। तो इस केस में आपका ये जो रस्टी कलर होता है, रस्टी कलर मतलब होता है आपका पुराना भद्दा सैंपल, ठीक है। और अब आपके बातें हैं रेड करेंट जेली, यानी कि आपका जो सैंपल स्पुटम का वो रेड करेंट जेली टाइप में है, तो किन केस में हो सकता है। तो फ्रेंड्स वो आपके क्लेप्सिला के कारण हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका रेड करेंट जेली है उसको ध्यान रखिएगा, क्लेप्सिला के केस में हो सकता है। फ्रेंड्स जो आपका यूपीएनएचएम जो पूछा है, आपका टॉपिक दिया है वो इन्हीं पे दिया है, इनके कलर को ही बताया है कि इनका इंडिकेशन किस तरफ जाता है, ठीक है, अगर डिफरेंट कलर है तो, ठीक। तो फ्रेंड्स अब अगर बात करें सैंपल ग्रीन आ रहा है, ठीक है, आपका स्पुटम ग्रीन आ रहा है, तो ये आपके सीडोमोनास के केस में हो सकता है। किसके केस में? सीडोमोनास के केस में हो सकता है। तो इन बात को और ध्यान रखिएगा, ठीक है। करंट जेली रहेगा तो क्लेप्सिला, ग्रीन रहेगा तो सीडोमोनास, और प्रूलेंट कलर का फ्रेंड्स है, ठीक है। तो प्रूलेंट कलर का किसके केस में? निमोनिया, लंग एब्सेस के केस में हो सकता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और पिंक और फ्रोटी है तो इसमें क्या होगा? पल्मोनरी एडेमा जो केस होता है, इन केस में पिंक आपका जो होता है सैंपल स्पुटम का वो होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन आप कर लिए, ठीक है। और फिजिकल एग्जामिनेशन में आप जो आपका यहाँ पे सैंपल निकलेगा, ठीक है, उसका मात्रा देख लेंगे कि क्या है, ठीक है। ज़्यादातर स्पुटम आया है उसमें सेल्स प्रेजेंट, सेल मतलब क्या, जिसमें आपको दिखाई देगा ना कि ज़्यादातर यहाँ पे आपका कोई दूसरा पार्ट तो नहीं है कि स्पुटम ही है। तो इन केस को भी आप क्या करेंगे, उसको राइट करके भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद आप डायरेक्ट लाते हैं माइक्रोबियल एग्जामिनेशन में। अब माइक्रोबियल एग्जामिनेशन में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे आप ग्राम स्टेनिंग करेंगे, ठीक है, कल्चरिंग करेंगे, फिर आप एफबी स्टेन कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे करेंगे माइक्रोबियल एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो सबसे अगर पहले बात करें यहाँ पे ग्राम स्टेन की, तो ग्राम स्टेन का जो प्रोसीजर है, यानी कि आपको ग्राम स्टेन करने से पहले क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास देयर शुड नॉट बी स्क्वेमस सेल कवर्ड विथ मास ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो आपके स्क्वेमस सेल हैं वो कवर्ड नहीं कर रहे हैं आपके मास ऑफ बैक्टीरिया को। इंडिकेटर सैंपल ये क्या कह रहा है कि ये जो आपका मोस्टली फ्रॉम माउथ एंड थ्रोट, यानी कि जो आपका ये सैंपल है ये माना जाएगा कि आपकी मुख से और थ्रोट्स के ही आए हैं, ना कि डीप कफिंग के द्वारा आए हैं, ठीक है। तो इस बातों का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आपका इफ PMNS जो इसका है वो लेस देन 10 पर एपिथेलियल सेल है, तो इस पर कल्चर करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। यानी कि अगर आपका जो एपिथेलियल सेल है आप देख रहे हैं, आप माइक्रोस्कोपिक कर रहे हैं, तो उसमें अगर 10 से कम है एपिथेलियल्स तो आपको कल्चर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें बता दें नॉलेज ऑफ फ्लोरा ऑफ माउथ एंड फेरिंग्स नेसेसरी बिफोर एनालाइजिंग, यानी कि आपको एग्जामिन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्लोरा ऑफ माउथ, यानी कि माउथ मुख में जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर फेरिंग्स के पास जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जो ज्ञान है थोड़ा सा वो आपको होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बता दें कि कौन कौन से जो बैक्टीरिया हो सकते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में, जो आपके ओरल कैविटी फेरिंग्स के पास होते हैं, काज करते हैं। तो फ्रेंड्स वो जो आपके यहाँ पे हैं वो ग्राम पॉजिटिव के केस में बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस हो सकता है, एपिडर्मिडिस हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस वर्नस निमोनिया हो सकता है, ठीक है, डिप्सोराइट हो सकता है, एंटेरोकोकाई हो सकता है, माइक्रोकोकाई हो सकता है, लैक्टोबैसिलाई हो सकता है, और जो साथ में यहाँ पे ईस्ट जो कि आपका ये फंगस है ये भी कैंडिडा जिसको कहते हैं ये भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव अगर आपका सैंपल दिख रहा है तो आप इनमें से मान सकते हैं कि इतने जो आपके लगभग हैं ये आपको कॉज कर रहे हैं, ठीक है। हम एकदम श्योर नहीं कर सकते, ठीक है, कि हाँ 100% बता दें कि ये आपका स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस है या फिर स्ट्रेप्टोकोकस वर्डियंस है, ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ इतना मान सकते हैं कि आपको जब ग्राम पॉजिटिव दिखाई देने लगेंगे तो इन केस में आप क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि जो हमारे इतने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये इसको जो हमारा सैंपल या इस पेशेंट को कॉज किया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्राम नेगेटिव के केस में। तो ग्राम नेगेटिव के केस में आपको नाइजीरिया दिखाई दे सकता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा दिखाई दे सकता है, ठीक है, फूसोबैक्टीरियम दिखाई सकता है, कॉलीफॉर्म दिखाई दे सकता है, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम कैरेटलिस दिखाई दे सकता है। तो इन केस में आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इनको कहते हैं। और ये आपके जो आपका यहाँ पे मुख होता है, थ्रोट होता है, फेरिंग्स के पास ये बैक्टीरिया पॉजिटिव के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, यानी कि आप क्या एनालिसिस में करेंगे। जैसे अगर आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी दिख रहा है तो कैसे पहचानेंगे कि आपका ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा कि आपका ये सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव होगा, ठीक है, ठीक।
ग्राम पॉजिटिव होगा। अगर आप ग्राम पॉजिटिव का स्टेनिंग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप ग्राम पॉजिटिव का टेक्निक से पूरा स्टेनिंग देख लीजिए, और इसमें कौन कौन से रिजल्ट आते हैं ये हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, हर बात हम हर एक चीज़ों को नहीं बता सकते हैं कि इसमें ऐसा होता है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो आपका बेसिक बेसिक जो पॉइंट्स हैं उसको कवर करते जो चलते हैं हम, उनको लेक्चर जो आप उसको लेते रहिए, ठीक है। फिर इसमें आपको ग्राम पॉजिटिव दिखने के बाद क्या दिखाई देगा, डिप्लोकोकस दिखाई देगा। डिप्लोकोकस मतलब हमने आपको बताया था कि जो आपके कोकस होते हैं वो टू फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इस तरह से डिप्लोकोकस दिखाई देंगे, ठीक है। और इनका जो सराउंडिंग होगा वो क्लियर स्पेस होगा, कोई मतलब फालतू चीज़ें नहीं होंगी, क्लियर स्पेस होगा और डिप्लोकोकाई के रूप में दिखाई देंगे, और ये ग्राम पॉजिटिव रहेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको बहुत हद तक हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में इसको डाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस के रूप में। तो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस में क्या दिखाई देगा, ये आपके ग्राम पॉजिटिव रहेंगे, कोकाई रहेंगे, ठीक है। इन ग्रेप्स लाइक क्लस्टर, यानी कि जो आपके यहाँ पे जो अंगूर के गुच्छे होते हैं इस क्लस्टर के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो इन केस में हम क्या कह सकते हैं कि आपका स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरा जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैंडिडा है, ठीक है। कैंडिडा के केस में हम क्या देखेंगे, ये आपके जो ईस्ट हैं ये आपके ग्राम पॉजिटिव रहेंगे, ग्राम पॉजिटिव सेल्स के होते विथ बडिंग ईस्ट, इनके जो बडिंग होते हैं बडिंग के साथ में मिलेंगे ये ईस्ट, ठीक है, ठीक है। और साथ में इनके पास क्या होगा, सीडोहाइफा होगा, ठीक है। सीडोहाइफा जो उनके हाइफी होते हैं, ठीक है, इनको फंगस की इकाई कहते हैं, जो सीडोहाइफिक टाइप का इनका हाइफी होगा, ठीक है। अब बात पाते हैं यहाँ पे इन्फ्लुएंजा की। तो इन्फ्लुएंजा में आपको क्या देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, ये आपके ग्राम नेगेटिव रहेंगे लेकिन कोको बेसिलाई रहेंगे। ये बैसिलस के केस में रहेंगे। बैसिलस मतलब बताया था हमने क्या होते हैं, रॉड शेप के रहेंगे, लेकिन कोको हैं तो यहाँ पे क्या होंगे, ये कोको बैसिलस, यानी कि पूरी तरह से ना तो ये बैसिलस के रूप में रहेंगे और ना ही कोकस के रूप में रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कैटेरलिस की। तो इसमें क्या होगा, आप ये जो ग्राम नेगेटिव भी रहेंगे, डिप्लोकोकस रहेंगे, बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि इनका जो एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर दोनों आपका डिप्लोकोकस के रूप में देखने को मिलेगा। अब स्पीसीज आता है यहाँ पे एक्टिनोमाइसीज का, ठीक है, एक्टिनोमाइसीज का। तो एक्टिनोमाइसीज जो होते हैं ये किस तरह दिखाई देंगे, तो ये हमें बताया था लार्ज ग्रेन्युल्स होते हैं इसमें, ठीक है, लार्ज ग्रेन्युल्स पाए जाएंगे विथ सेंटर ग्राम नेगेटिव एंड पेरीफेरली ग्राम पॉजिटिव, यानी कि इनका जो सेंटर होगा वो ग्राम नेगेटिव रहेगा, लेकिन इनका जो बाहरी वाला भाग होता है वो ग्राम पॉजिटिव कलर का दिखाई देगा। तो इसको हम एक्टिनोमाइसीज में इसको कवर्ट करेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम एनालिसिस कर लिए हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में। हमने बताया कि कौन कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके यहाँ पे की ओरल कैविटी और फेरिंग्स में पाए जाते हैं, किन किन को हम इंडिकेट कर सकते हैं। और अगर कुछ ऐसे बैक्टीरिया को भी हमने देखा, कुछ ऐसे फंगस को भी देखा जो कि उनके शेप और साइज के आधार पर और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर बता सकते हैं कि कौन है, ठीक है। अब आते हैं कल्चर पे, ठीक है, यानी कि अगर आप ग्राम नेगेटिव कर लिए, ग्राम स्टेनिंग कर लिए हैं तो आप यहाँ पे कल्चरिंग करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइडियल सैंपल कौन सा होता है कल्चर के लिए, ठीक है। शुड कंटेन 25 स्क्वेमस सेल, यानी कि जो त्वचीय सेल्स होते हैं वो 25 से क्या होने चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। पर लोअर फील्ड, यानी कि लोअर फील्ड में आप इसको देखेंगे तब इनको 25 लेस देन होना चाहिए, ठीक है। और फिर लेस देन स्क्वेमस सेल होने चाहिए हाई पावर पे, ठीक है। तो ये आपका आइडियल सैंपल रहेगा, ठीक है। सैंपल शुड कंटेन एल्बुलाई माइक्रोफेज, यानी कि जो सैंपल होगा वो कंटेन होना चाहिए, उनमें एल्बुलाई माइक्रोफेज पाए जाने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारे बात पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ में जो होना चाहिए आपके स्पुटम में, तब आपके लिए आइडियल कल्चर के लिए सैंपल माना चाहिए, ठीक है। ब्रोंकियल एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। सैंपल शुड बी वॉश्ड विथ नॉर्मल सेलाइन टू वॉश द सलाइवा। फ्रेंड्स, ये बातें बहुत ध्यान में रखिएगा कि आप जब यहाँ पे कल्चर कर रहे होते हैं या आप टेस्ट ही लगा रहे होते हैं, तो आप जब स्पुटम कलेक्ट करते हैं तो उसके बाद में आपको ये जो आपका सैंपल होता है उसको वॉश किया जाता है। वॉश में आप नॉर्मल सेलाइन को लेते हैं और नॉर्मल सेलाइन की तरह कई बार इस प्रोसेस को आप करते हैं, ठीक है। तब जाके आपका जो सलाइवा होता है वहाँ से हट जाता है और आपका जो मेन स्पुटम होता है वो रह जाता है, ठीक है। तो आपको जो ये सलाइन वॉशिंग सिस्टम है इसको अपनाना होता है कल्चर करने से पहले, ठीक है। अब मेथड क्या होता है, मेथड ये होता है कि आपका जो प्लेट है, ठीक है, आप चाहे ब्लड अगार हो चाहे चॉकलेट अगार हो, ठीक है, दोनों प्लेट आप लेंगे, ठीक है। इन पे क्या करेंगे आप, इनका जो कल्चर है वो लगा देंगे। कल्चर लगाने के बाद इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा SO2 का एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक।
इंस्पेक्ट प्लेट आफ्टर और फिर इसको 18 घंटे बाद हम इसको देखते हैं। फिर इसमें ग्रो का सिग्निफिकेंट देखते हैं क्या है। फिर उसके बाद जब देखते हैं अनुमान लगाते हैं कि हमारे पास कौन सी बैक्टीरिया इसको काज कर सकता है, कौन सी बैक्टीरिया का इसमें ग्रो हुआ है, तो उसके बाद में फिर हम इसका क्या लगाते हैं, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ग्राम नेगेटिव वो ग्राम पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव कह रहे हैं आपका यहाँ पे कल्चर आदि भी लगा लिए, किसमें ब्लड आकार पे लगा लिए, चॉकलेट आकार पे लगा लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लगाने के बाद अब सीधे क्या आते हैं यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग का जो एसिड फास्ट बेस्लाई है, ये वाला टेक्निक आप यहाँ पे अपनाएंगे। ठीक है, तो इन टेक्निक में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जेड एन स्टेन इसको कह सकते हैं, यहाँ पे एबी स्टेन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे अपनाएंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात यहाँ पे करते हैं कि आपको क्या है, मतलब किसी में क्या देखना होता है आपके सैंपल में कि कैसा हमारा बेटर सैंपल है, आइडियल सैंपल के लिए क्या होना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे बात करें अकॉर्डिंग आर्यन टीसीपी के अनुसार, यानी कि रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के अनुसार, इसका फुल फॉर्म होता है क्या, रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के अनुसार इसमें क्या है कि सैंपल जो आपका लिए हैं आप उसको कम से कम 2 सैंपल कलेक्ट कीजिए। ठीक है, और 2 सैंपल कलेक्ट करने के बाद, ठीक है, इसमें 2, एक शाम के टाइम का कलेक्ट होना चाहिए, एक मॉर्निंग टाइम का कलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात आपका ये जो कफिंग है वो डीप कफिंग का होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास जो बच्चा है, मान लीजिए किसी बच्चे का आप कलेक्शन कर रहे हैं स्पुटम का, तो अगर वो बच्चा है तो उसमें क्या होता है कि वो क्या करता है, आपका स्पुटम क्या लेता है, स्वेलो कर जाता है, यानी कि निगल जाता है। तो इन केस में इसको क्या कर सकते हैं, आपको गैस्ट्रिक एस्पायरेशन के द्वारा इसके एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो जेड एन स्टेन का प्रिपरेशन फ्रेंड्स, इसका भी लेक्चर एक सेपरेटेड लेक्चर है, इसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन आपके लिए हम बता दें कि यहाँ पे स्मेयर इज प्रिपेयर्ड विथ ब्लड टिंक्ट्स एपिक्यूक्रेसी एलोइस पोर्शन ऑफ द स्पुटम, यानी कि आपका इतना जो पोर्शन है ये ब्लड में होना चाहिए, सॉरी ये स्पुटम में आपके होना चाहिए। तो इस स्पुटम को आप स्टेन के लिए प्रीफर करें। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्या करिए, स्टेन करिए जेड एन स्टेन, वही आपका जो जेड एन स्टेन का पूरा स्टेप होता है वो अपनाइए। ठीक है, फिर उसको क्या करिए, अंडर माइक्रोस्कोपिक इसको एग्जामिन करिए। ठीक है, इसमें क्या जो रिपोर्टिंग गाइडलाइन है वो है क्या है, तो रिपोर्टिंग गाइडलाइन आपके आर्यन टीसीपी यानी कि रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के तहत ये जो होता है इसी के तहत हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका दिया है वो माइक्रोबैक्टीरिया अपीयर ये ब्राइट रेड्स, तो ये आपको पता है कि जो आपके बैसिलाई होते हैं एबी पॉजिटिव वाले होते हैं वो ब्राइट रेड कलर के दिखते हैं। ठीक है, स्लाइड कवर्ड विथ रेड बेडेड रॉड्स, यानी कि जो आपके स्लाइटली कवर्ड होते हैं या फिर रेड बेडेड रॉड टाइप के होते हैं। 2.4 माइक्रोमीटर इनका लेंथ हो सकता है, 2.2 से 2.5 माइक्रोमीटर इनका वाइड हो सकता है। ठीक है, और अगेंस्ट ब्लू ग्रीन बैकग्राउंड, इनका जो बैकग्राउंड रहेगा वो ब्लू ग्रीन रहेगा। तो फ्रेंड्स ये जो आपके अपेयर होते हैं वो काउंटर स्टैंड के द्वारा अपेयर होते हैं, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो हम फिर कह रहे हैं कि लेक्चर जाके देखिए एबी स्टैंड का। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आपका जो ये एटलीस्ट 100 फील्ड को आप क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। ठीक है, आपका जो माइक्रोस्कोप है उसमें एटलीस्ट 100 फील्ड को एग्जामिन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप डिक्लेयर करेंगे कि आपका ये जो सैंपल है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। ठीक है, अब रिजल्ट की बात आती है, तो रिजल्ट में अगर मोर देन 10 FB यानी कि आपका जो एसिड फाइट बेसलाई हैं वो आपके 10 है पर आयर इमर्सन में। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट इसको देते हैं, यानी कि अगर आपका जो एसिड फाइट बेसलाई वाले ऑर्गेनिज्म है वो 10 है, मोर देन 10 है आयल इमर्सन पे, तो इनको पॉजिटिव देंगे। और ग्रेडिंग इनको क्या देते हैं, 3 देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड टू एग्जामिन, 20 फील्ड को एग्जामिन करने के बाद। ठीक है, अगर 20 फील्ड आप एग्जामिन किए उसमें से आपको मोर देन 10 FB दिख रहे हैं, ठीक है, आयल इमर्सन में, तो इनको पॉजिटिव देंगे। ग्रेड कितना देंगे, 3, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रेडिंग यही है। 1 to 10 FB पर आयल इमर्सन। ठीक है, 50 फील्ड पे आप इसको देखते हैं, 50 फील्ड पे अगर आपको दिख रहा है 1 से 10 FB तब पॉजिटिव देंगे, और ग्रेड क्या देंगे, 2+ देंगे। ठीक है, अगर आप 100 फील्ड को एग्जामिन कर रहे हैं और 10 से 99 यानी कि 10 से 100 FB दिखाई दे रहे हैं पर आयल इमर्सन फील्ड में, तो भी आप इसको पॉजिटिव देंगे, लेकिन इसको +1 देंगे। ठीक है, तो यानी कि थोड़ा सा इसका कॉज है, लेकिन थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 100 फील्ड का एग्जामिन कर रहे हैं, 1 से 9 FB पर आयल इमर्सन पे, 100 आयल इमर्सन पे इसको देख रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव देंगे, लेकिन क्या कर देंगे, इसको फिर रिकॉर्डेड के लिए स्टैक नंबर सीन यानी कि इसको रिकॉर्ड में रखेंगे। ठीक है, इसको बार बार बनाएंगे, इसको मतलब कि अपने लैब में बुलाएंगे, जांच कराएंगे। ठीक है, और ये जो आपका RTNCP है नेशनल प्रोग्राम की, इसको पूरा गाइडलाइन किया जाएगा। ठीक है, अगर आप 100 फील्ड देखते हैं फ्रेंड्स, अगर आपके पास नो FB पर 100 आयल इमर्सन फील्ड, अगर आपको कोई भी FB बेसलाई नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, आप इसको नेगेटिव में कंसीडर करते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका जो एग्जामिन था वो क्लियर हो गया कि आप इसमें क्या क्या देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा और है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी है, कल्चर कन्वर्सन मीडिया। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे ये एबी का कल्चर किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिकेटर जो आपका ड्रग सस्टेनेबिलिटी टेस्टिंग होता है, ठीक है। किन किन केसों में करते हैं, तो ड्रग सस्टेनेबिलिटी टेस्टिंग के लिए स्पेसिफिक स्पीसीज या आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर देन माइक्रोबैक्टीरियम सस्पेक्टेड, यानी कि आपका जो किए आप, ठीक है, कल्चर किए, सॉरी आपका ये बी स्टेन देखिए, ठीक है, वहाँ पे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दिखा, तो उसके अलावा कोई और आपको सस्पेक्ट है तो उन केस में भी आप इसको करते हैं, ठीक है। स्पुटम इसमें नेगेटिव एंड स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल सस्पेंशन, यानी कि आपका जो स्पुटम का स्मीयर है वो नेगेटिव आ रहा है लेकिन आपको थोड़ा सा सस्पेंशन बना हुआ है स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल का, तो इन केस में आप इनको कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या करेंगे कल्चर करने से पहले, 4% NaOH शुड बी एडेड बिफोर इंक्यूबेशन, यानी इंक्यूबेशन करने से पहले आप 4% NaOH का उपयोग करेंगे। दिस इज बिकॉज स्पुटम इज सिंपल इज कंटामिनेटेड विथ नॉर्मल फ्लोरा विच ग्रो एंड डाइजेस्ट द मीडियम फ्लोरा MBTB कैन ग्रो। यही कह रहा है कि आप इसको क्यों करते हैं, 4% NaOH से क्यों इंक्यूबेशन करते हैं, क्योंकि जो आपके नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। कल्चर मीडिया में अगर इनको हम नहीं प्रिजर्व करेंगे, इनक्यूबेट नहीं करेंगे, तो ये आपके कल्चर मीडिया में यही ग्रो कर जाएंगे, तो आप दूसरे जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उनको कैसे देख पाएंगे, ठीक है। तो 4% NaOH से क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं जो फ्लोरा हैं आपके नॉर्मल वाले, ठीक है। अब मीडिया में कौन सा यूज करेंगे, ठीक है, मीडिया कौन यूज करेंगे, तो फ्रेंड्स सबसे जो पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करने वाली है वो सॉलिड मीडिया में हम यूज करते हैं LJ मीडिया का, ठीक है। LJ मीडिया का आप यहाँ पे यूज करते हैं। एक्ट बेस्ड का होना चाहिए या कि मिडिल ब्रोकर का होना चाहिए, ठीक है, यानी कि अगार बेस्ड का होना चाहिए, एक्ट बेस्ड का होना चाहिए फिर अगार बेस्ड का होना चाहिए, लेकिन आपका LJ मीडिया ही होना चाहिए, ठीक है। LJ मीडिया का हम यहाँ पे लगाते हैं कल्चर मीडिया आपको TB के लिए, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए या फिर आपका जो दूसरे माइक्रोबैक्टीरियम है उनके लिए, ठीक है। तो ये आपका LJ मीडिया होना चाहिए। अगर आप लिक्विड मीडिया का यहाँ पे यूज करें तो मिडिल ब्रोक का यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एडवांटेज इसका है तो ये सेंसिटिव होते हैं, 80 से 85% ये सेंसिटिव होते हैं। कैन डिटेक्ट टू एज ए लो एट 10 to 100 बैक्टीरियल ml, यानी कि आपका जो ml में अगर 10 से 100 ml बैक्टीरिया भी हैं तो ये क्या कर देते हैं, डिटेक्ट कर देते हैं, ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका हुआ LJ मीडिया का आप यूज कर रहे हैं कल्चर करने के लिए, किसका, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का। तो फ्रेंड्स ये जो टाइमिंग होता है आपके LJ मीडिया का वो कितना होना चाहिए, कितने दिन बाद आप इसका एग्जामिन करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपका जो LJ मीडिया होता है वो 6 से 8 वीक के बाद इसका हम एग्जामिन करते हैं। इसको बात को ध्यान रखिएगा, 6 से 8 वीक, ठीक है, 6 से 8 वीक के बाद ही हम इनका एग्जामिन करते हैं, ठीक है। एग्जामिन में आप देखेंगे आपके कि बैक्टीरिया जो बैसिलस वाले हैं ग्रो किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जब आप यहाँ पे ब्लड एगार का और चॉकलेट एगार का कल्चर कर रहे थे तो उसमें क्या आपको क्या क्या दिखाई दे सकते थे, तो यहाँ पे आपके स्टेप्टोकोकस निमोनी दिख सकते थे, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस दिख सकते थे, क्लेप्सिला निमोनी दिख सकता था, ठीक है, सीडोमोनास ऑरियस, ठीक है। तो ये सारे जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपके ब्लड एगार और चॉकलेट एगार में दिखाई देते हैं। इनका जो कितना होता है 48 घंटा देख सकते हैं आप, फिर इनको 18 घंटे बाद 18 से 48 घंटे बाद इनको देख सकते हैं, ठीक है। अब जो आपका चॉकलेट मीडिया था उसमें हमने बताया था कि जो चॉकलेट अगर होता है इनको CO2 को और देना होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा CO2 की इनको आवश्यकता होती है, ठीक है। और जो आपके ब्लड अगार वाले होते हैं एरोबिक होते हैं, ठीक है, इनमें एनारोबिक प्रक्रिया नहीं होती, एरोबिक होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद आप अगर आपका यहाँ पे LJ मीडिया भी पॉजिटिव आ रहा है तो क्या करेंगे, आप इनका PCR कराएंगे, ठीक है, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का टेस्ट कराएंगे, ठीक है। तो PCR में क्या होता है कि ये जो आपके मॉलिक्यूल DNA सीक्वेंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेता है, इनके जीनोम को क्या करता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। ये बहुत सेंसिटिव टेस्ट होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप एग्जामिन पूरी तरीके से कर सकते हैं, आप पूरा जो आपका स्पुटम एग्जामिनेशन है उसको पूरी तरीके से कर सकते हैं। इसमें आप कलेक्शन पहले करेंगे, सैंपल ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, ठीक है, सैंपल का एनालिसिस कैसे करेंगे, हमने बताया आपका कि ये फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा, माइक्रोबियल एग्जामिनेशन कैसे होगा, ग्राम स्टेनिंग कल्चर, ठीक है। कल्चर आपको बताया हमने कौन कौन सा कल्चर आपने लगाया, ब्लड अगार का लगाया, ठीक है, चॉकलेट का अगार लगाया। ब्लड अगार में आप कोई कंडीशन नहीं रखे, लेकिन यहाँ पे चॉकलेट अगार में आप CO2 का कंडीशन रखे हैं। और जेडेन स्टेन भी आप यहाँ पे किए, लेकिन हमने बताया था स्टेन की बात नहीं करें, इससे पहले हम मीडिया की बात कर रहे थे तो आप यहाँ पे LJ मीडिया का यूज कर रहे थे सॉलिड मीडिया के रूप में। किसके लिए, ये आप बैसिली के लिए, यानी कि FB जो होते हैं सिट बैसिलाई होते हैं उनके लिए आप LJ मीडिया का यहाँ पे उपयोग करते हैं। कितने दिन के लिए इनको कल्चर का लगाते हैं,
टू 8 वीक, ठीक, इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ग्राम स्टेनिंग तो आपने किया ही, उसमें आप जो देखिए बैक्टीरिया कौन कौन से आपके नॉर्मल फ्लोरा में हो सकते हैं, कैविटी के पास, फेरिंग्स के पास, ठीक है, और कौन कौन से स्ट्रक्चर के होंगे तो आप उनको कौन से बैक्टीरिया नाम देंगे, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको नाम देंगे। इस तरह से हमने पूरा कल जो आपका स्पुटम एग्जामिनेशन है वो हमने पढ़ लिया है। एक बार थोड़ा सा हम आपको कलर वाला फिर से दिखा देते हैं, क्योंकि आपकी जो एनएचएम एग्जाम है इसमें यही पूछा जाएगा। अगर आपका जो सैंपल है ब्लडी आ रहा है हेमोपॉइटिस से, तो किस केस में हो सकता है, पल्मोनरी टीबी के केस में हो सकता है, लंग एब्सेस के रूप में होगा, ब्रोंकाइटिस के केस में हो सकता है, ब्रॉन्जेनिक कार्सिनोमा के केस में होता है, मिट्रल स्टेनोसिस के केस में हो सकता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन के रूप में हो सकता है। रस्टी आपका अगर सैंपल है तो ये निम्नोकोकल लोबर निमोनिया के केस में हो सकता है। रेड करंट जेली है तो क्लेप्सिला के केस में हो सकता है। ग्रीन है तो आपके सीडोमोनास के, प्रूलेंट है तो आपके किसी में निमोनिया लंग एब्सिस के रूप में, और पिंक और फ्रॉन्टी है तो आपके पुल्मोनरी इडेमा के केस में हो सकता है। तो ये जो कलर वाला ऑप्शन है इसको आप देखिएगा, ठीक है, ये हम आपके टेलीग्राम पे भेज देंगे। इसको एक बार और अच्छे से आप इसको राइट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि आपको ये लर्न हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करने वाले हैं, अपने टेलीग्राम पे हम अपलोड करने वाले हैं कम से कम 20 क्वेश्चन इसी स्पुटम एग्जामिनेशन से जो बन रहे हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ से आप जो आपका यहाँ पे प्रश्न है उनको हल करिए। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई समस्या आ रही है इस लेक्चर में, तो आप इसको कमेंट के द्वारा पूछ भी सकते हैं। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।